हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपने एसएसटी के 15 क्वेश्चन। और जो हमारी सी टेट का जो सेकंड पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है ये जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है उससे जो उठाए मतलब उससे लिए गए हैं। और हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही देखेंगे, साथ में उसका मतलब उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ बिना देरी के साथ अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2012 को किस तरह लिखा जाता है। तो किस तरह लिखा जाता है वर्ष 2012 को? बीसी 2012, ईसी 2012 और थर्ड ऑप्शन है एडी 2012 और फोर्थ है एबी 2012। तो वर्ष 2012 को हम कैसे लिखेंगे? और इसका थर्ड ऑप्शन एडी 2012 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। अगर कोई तारीख पूछता है तो शायद वह दिन, महीना और साल 2000 या कुछ और भी उल्लेख कर देगा। ठीक है, बाई चांस अगर कोई भी डेट आ जाए, महीना आ जाए या कोई भी साल आ जाए, तो इन वर्षों की गणना ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। सबको पता है भाई, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जाती है इन सब की, मतलब जितनी भी डेट्स वगैरह आती है उस पर। तो 2000 का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद। इसी के मिसा जो भी है मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को पीछे की ओर गणना की जाती है और आमतौर पर बीसी अक्षर से जोड़ा जाता है। जो भी ईसा मसीह, जो भी ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, उसके जन्म से पहले जो भी डेट थी उसको अपन बीसी में कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके जन्म के बाद जितनी भी डेट थी उसको अपन एडी में कंसीडर करेंगे। और ये भी बोलते हैं भाई कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी डेट थी ना वो सारी उल्टी चलती थी। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ही जो डेट्स है वो सीधी चलनी शुरू हुई है। नेक्स्ट है एडी। तो और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन। नेक्स्ट है एडी। एडी दो लैटिन शब्दों से बना है। एडी का मीनिंग है, कभी कभी एडी की फुल फॉर्म या बीसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एडी की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में, यानी मसीह के वर्ष में। ठीक है, अतः 2012 को एडी 2012 भी लिखा जा सकता है। कभी कभी एडी के बजाय सीई और बीसी के बजाय बीसीई का उपयोग करते हैं। तो ई सीई अक्षर कॉमन एरा के लिए और बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। मतलब कभी कभी एडी की जगह ई सी आ जाएगा एंड बीसी की जगह बीसीई आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। नेक्स्ट है, जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उसे कहते हैं। तो जहाँ पे सभी लोग अपने मतदाता से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आगे हम देखेंगे। सभी किसी भी लोकतंत्र चुनाव नियमित रूप से होता है। किसी कोई भी लोकतंत्र चुनाव होता है जो दुनिया में 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनमें जनप्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव होते हैं। वह तंत्र जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को नियमित अंतराल पर चुनते हैं और जब चाहे बदल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे चुनाव कहते हैं। ठीक है, सब जानते होंगे भी चुनाव क्या है। चुनाव कराने के उद्देश्य से एक देश को कई अलग अलग इकाइयों या क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ताकि अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव हो सके। प्रत्येक क्षेत्र जिसमें चुनाव होते हैं एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद या सांसद कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्रों की एक विशिष्ट संख्या में विभाजित किया गया है। इस मामले में निर्वाचित प्रतिनिधि को विधानसभा का सदस्य या विधायक कहा जाता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन तो हम 15 कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो ये मानो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना, क्योंकि उसी के अंदर अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था। सेकंड, उसका पद वंशानुगत होता था। थर्ड, राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। एंड फोर्थ है, आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और बाड़े के श्रमिक होते थे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा ने कभी भी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। ठीक है, तो इसका आगे देखेंगे हम क्या है, ग्राम भोजक क्या है।
जो ग्राम भोजक है वो ग्राम का प्रधान होता था, यानी हेड होता था। कभी कभी सबसे बड़े जमींदार भी हुआ करते थे, क्योंकि बड़े जमींदार तो ऑटोमेटिक हेड हो गए भाई, इतने सारी जमीन है उनके पास। उसके पास जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, और वो जो मतलब जो उसकी ज़मीन थी वो उसको दासों या भाड़ों के श्रमिकों के इससे खेती करवाते थे, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन है तो वो खुद नहीं करके मजदूर लगाते थे खेती करने के लिए। उन्होंने एक न्यायाधीश के रूप में और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में भी कार्य किया होता है। ग्राम भोजक का पद वंशानुगत होता है, मतलब कि पहले वो, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस टाइप में। आमतौर पर एक ही परिवार के पुरुष पीढ़ियों तक इस पद पर बने रहते थे कि भाई अब उसका बेटा बन गया, फिर आगे उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस टाइप में। ठीक है। नेक्स्ट, आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और भाड़े के श्रमिक भी होते थे। तो जो अपना जो आंसर था वो यही है कि अतः कथन राजा ने कभी उसे कर वसूलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो ये संबंध गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दर्शक हॉल, जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है, के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, मतलब कौन सा कथन ठीक है। ऑप्शन ए, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। ऑप्शन सेकंड, राजा का न्याय उच्च और नियम के साथ समान व्यवहार करेगा। सेकंड है, विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है। फोर्थ, अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी। तो ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा, कि मतलब ऊंचे और नीचे दोनों लोगों के साथ सेम होगा। ठीक है। किसका मोटिव था ये, दर्शक हॉल या दीवाने आम जो एक सभा थी उसका। आगे हम देखेंगे, जो शाहजहां के बारे में देखेंगे, भाई शाहजहां कौन था, क्या था। शाहजहां पांचवा मुगल बादशाह था, और उसके पापा का नाम क्या था, जहांगीर था। ठीक है। और कब से कब तक रहा था, 1628 से 1698 तक शासन किया था। उसने शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सांस्कृतिक गौरव के शिखर पर पहुंच गया। सेकंड है, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने आम के वास्तुशिल्प डिजाइन में पृथ्वी पर स्वर्ग की छवि है। ठीक है, जो उसका दीवाने आम है उसमें कैसी वास्तुशिल्प है, डिजाइन है, वो पृथ्वी पर स्वर्ग की छवि झलकती है। उसके उनके दर्शकों की जय जयकार विशेष रूप से एक मस्जिद के सदृश बनाई गई थी। जिस पीठिका पर सम्राट का सिंहासन रखा गया था उसे अक्सर किबिया के रूप में वर्णित किया जाता है, जिस दिशा का सामना मुसलमानों द्वारा प्रार्थना में किया जाता था, क्योंकि जब अदालत सत्र में थी तब सभी उसी की दिशा में मुख करना पड़ता था। नेक्स्ट, भगवान पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राजा का विचार इस स्थापत्य विशेषताओं द्वारा सुझाया गया था। शाहजहां के दर्शन हॉल के निर्माण का उद्देश्य यह बताना था कि राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ सेम व्यवहार करेगा, जिससे एक दुनिया का निर्माण होगा जहां सभी एक साथ रह जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, दर्शन हॉल का निर्माण वगैरह क्या कुछ था वो देखेंगे। दीवाने आम या दर्शन हॉल दिल्ली के लाल किले में एक कमरा था, जहां मुगल सम्राट शाहजहां और उसके उत्तराधिकारी आम जनता के सदस्यों को प्राप्त किया और उनकी शिकायतों को सुना। कि मतलब एक सभा होती थी जहां आम लोग भी आके अपनी शिकायत कर सकते थे। ठीक है। और ये दर्शन हॉल कहाँ था, ये लाल किले में एक कमरा था। नेक्स्ट है, जो दीवाने आम है, एक लाल बलुआ पत्थर का मंडप है जो तीन तरफ से खुला हुआ है, जिसमें तीन दंतुरित स्तंभ मेहराब है, जो एक समय पॉलिश किए गए सफ़ेद प्लास्टर से ढके हुए थे। नेक्स्ट है, यह दर्शन हॉल के पीछे स्थित लोहे की रेलिंग द्वारा संरक्षित सम्राट के सिंहासन, झरोखा या बालकनी को दर्शाता है। यह सफ़ेद संगमरमर एक अलंकृत संरचना है, जिसे पियत्रा ड्यूरा वर्क से सजाए गए घुमावदार संगमरमर के छत्र के साथ पुष्प पैटर्न के साथ नकातीदार है। ठीक है। नेक्स्ट, सामने एक नीची बेंच है जिस पर मंत्री बैठते थे। सिंहासन के पीछे की दीवार पर इतावली जड़े हुए पीतरा ड्यूरा पैनल है जो फूलों, पक्षियों और शेरों को दर्शाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वे
वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसके ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है एंड ए सही है बी गलत है, और ए गलत है एंड बी सही है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कि ए ठीक है एंड बी गलत है। ठीक है, तो हम देखेंगे भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को चलाने में भी देश के काफ़ी अनुभव और ज्ञान है। यह सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली है। इसमें सैकड़ों हजारों गांव में फैली अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता है। भारत में कई देशों से बड़ी संख्या में चिकित्सक पर्यटक आते हैं। चिकित्सक पर्यटक उन विदेशों की संदर्भ करते हैं जो इस देश में विशेष रूप से अस्पतालों में उपचार कराने के लिए आते हैं, जो उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस काल की कृति है? तो ऑप्शन ए गुप्त काल की, ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार काल की, ऑप्शन सी है राष्ट्र काल एंड ऑप्शन 4 है चालुक्य काल की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूल की है, जिसमें विष्णु भगवान को नरसिंहम के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एलोरा। एलोरा दुनिया में सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा प्रवेशों में से एक है। रॉक कट का मतलब होता है कि पत्थर काट के बनाया गया है, ठीक है, पहाड़ काट के बनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से हिंदू धर्म और 600 से 1000 ईस्वी अवधि की कलाकृति के साथ कुछ बौद्ध और जैन स्मारक भी है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन स्मारक भी स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? राष्ट्रकूट 6ठी और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन करने के लिए एक शाही राजवंश था। द्रविड़ और पल्लव शैली को राष्ट्रकूट शासकों ने अपनाया था। गुफा 15 को दशावतार गुफा के रूप में भी जाना जाता है, जो राष्ट्रकूट दृष्टिगत के काल से संबंधित है। ठीक है, जो गुफा 15 उसको क्या बोला जाता है? दश अवतार गुफा भी बोला जाता है। यह गुफा मुख्य रूप से भगवान शिव और विष्णु को विभिन्न रूपों में दर्शाती है। इस 2 मंजिला संरचना में एक बड़ा प्रांगण है जिसमें एक अखंड नदी मंडप खड़ा है। नदी देवियां प्रवेश द्वार को प्रभावित करती है। इस गुफा की सबसे अच्छी निकाशी हिरण्यकश्यप की मृत्यु को दर्शाती है। नरसिंह प्रतिमा में उन्हें एक मानव धड़ और निचले शरीर के साथ शेर के चेहरे और पंजे के साथ आमतौर पर उनकी गोद में एक राक्षस हिरण्यकश्यप के साथ दिखाती है, जिसे वे मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबको पता होगा भाई हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी क्या थी। नेक्स्ट है, यह राक्षस दृष्ट हिरण्याक्ष का शक्तिशाली भाई है जिसे पहले विष्णु ने हराया, तो जो अपने भाई को हराने के लिए विष्णु से नफरत करता था। इसमें नरसिंहम रूप में विष्णु हिरण्यकश्यप के कंधे पर प्रणागति पंजा रखने के लिए एक स्तंभ से निकले रहे प्रतीत होते हैं। जिसने भी अभी मूवी आई थी भाई एक नरसिंह वाली, वो देख लेना, उससे उसमें आपको पता लग जाए कि हिरण्यकश्यप वगैरह क्या कुछ है। ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के छंद और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी है मीराबाई, सी कबीर एंड फोर्थ है गुरु नानक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कबीर। जो पंचवाणी बीजक में संरक्षित है वो किसके छंद है? कबीर के छंद है। ठीक है, कबीर जो शायद 15वीं में 16वीं शताब्दी के भीतर रहे होंगे, सबसे प्रभावशाली संतों में से एक है, जिसके विचारों को सखी और पद नामक छंदों में एकत्रित किया गया है। कौन से छंदों में? सखी और पद, जो उनके द्वारा रचित भटकते भजनों गायकों द्वारा गाए गए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके अनुयायी थे। ठीक है, कबीर के छंदों और विचारों को पंचवाणी में बीजक में संरक्षित किया गया है। अब देखते हैं पंचवाणी क्या है। यह पाठ हिंदू योद्धा तपस्वी समूह दादूपंथियों का है। तो पंचवाणी वो किसका है? दादूपंथियों का है। राजस्थान में दादू पंथ के अनुयायियों द्वारा पंचवाणी, जिसका मतलब होता है 5 शब्द, को एक साथ रखा गया था और उन 5 संतों की गीतों को एक साथ लाया गया था जिसकी वे पूजा करते थे। उनमें कबीर भी शामिल थे। यह पश्चिमी कबीर के कोश का प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन लाइन वो क्या है कि जो पंचवाणी है वो किसका है? दादूपंथियों का। और दादूपंथी कहाँ के अनुयायी थे? राजस्थान के। नेक्स्ट है बीजक क्या है? यह कबीर द्वारा लिखा गया एक कबीर पंथियों का एक पवित्र ग्रंथ है।
बीजक का कबीर एक मूर्ति भंजक है, एक क्रांतिकार है जिसे नाटकीय और हिंसक के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो बीजक का वो क्या है, नाटकीय और हिंसक के रूप में। यह कबीर पंथी धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है, आधुनिक हिंदी के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। बीजक पर मुख्य टीका महात्मा पूरन साहब की है। अतः स्पष्ट है कि पंचवाणी और बीजक के छंद और विचार संरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है ए, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। एंड ऑप्शन डी है, ग्राम पंचायत की 4 वर्ष अवधि होती है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्यों में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है, आगे इसके की पॉइंट है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते, सबके होते भाई। विचार लोगों को भाग लेने और अपनी आवाज उठाने के लिए अधिक से अधिक स्थान प्रदान करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों को वार्ड अर्थात छोटे क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे वार्ड सदस्य या पंच कहते हैं। ठीक है, ग्राम सभा का एक सरपंच भी चुना जाता है। वार्ड पर जो सरपंच से पंचायत बनती है। पंचायत का चुनाव 5 साल में होता है। उसका एक सचिव भी होता है जिसे चुनाव नहीं होता, जिसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और जितने भी काम वगैरह हुए उन सबको रिकॉर्ड करता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 3 टाइप मतलब 3 स्तर की है पंचायत व्यवस्था है, वो 3 स्टेज के 3 लेवल की है। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे नीचा लेवल है, एंड बीच वाला ग्राम समिति है और सबसे ऊंचा वाला जिला परिषद है। ठीक है, पूरा ग्राम पंचायत रिवाइज हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सेकंड है, ये भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। थर्ड है, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। एंड फोर्थ है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था। किसका? महापाषाणों के विषय में। ठीक है, अब देखते हैं भाई, की पॉइंट देखते हैं। महापाषाण पत्थर की संरचना, उनका उपयोग एक कब्रिस्तान को चिह्नित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण की रचना के लिए एक बड़े पत्थर और कई पत्थरों का उपयोग किया जाता था। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर देखे जा सकते थे, लेकिन कुछ नीचे देखे थे। महापाषाण को खड़ा करने की प्रथा कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और यह प्रथा कहाँ कहाँ थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व और कश्मीर में प्रचलित थी। नेक्स्ट है, महापाषाण को संभवतः एक मार्ग सूचक के रूप में भी काम करने के लिए खड़ा किया जाता था। इसे कब्रिस्तान का आसानी से पता लगाने में मदद मिलती थी। मृतकों को आमतौर पर विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें रेड वेयर और ब्लैक वेयर कहा जाता था। ये वाला लाइन देख लेना, रेड वेयर और ब्लैक वेयर किसे कहा जाता था? जो बर्तनों के साथ दफनाया जाता, ठीक है, जो बर्तन होते थे उनको। कुछ कब्रिस्तानों से लोहे और औजार कुछ कब्रिस्तानों से लोहे के औजारों और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इसके अलावा सोने और पत्थर के आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, इस टाइप में मतलब जब उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों के साथ उनके सामान को भी दफनाया जाता था, कि ये मानते थे कि आगे जाके जो उनका अगला जन्म होगा उस जन्म में इनको इस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है? ऑप्शन ए, क्षेत्र के थाना प्रभारी। ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत के सरपंच। ऑप्शन सी है तहसीलदार। एंड ऑप्शन 4 है जिला कलेक्टर। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, तहसीलदार। जो पटवारी के काम को देखता है वो कौन होता है? वो तहसीलदार होता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, क्योंकि भाई इसके जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अच्छे से एक बार अपने आप से खुद से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। और मतलब जो अपना एक पहली स्टेटमेंट है, यह 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। सेकंड है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी
और थर्ड है इसमें 1000 से अधिक संयुक्त है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब सी सही है और ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, इसका देखते भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद वैदिक सांस्कृतिक सूत्रों का एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र महंत ग्रंथों में से एक। अपने वेद कितने हैं? अपने वेद 4 है। ठीक है, आर्यों ने ऋग्वेद के नाम से जाने वाले सूत्रों का एक संग्रह तैयार किया। पूर्वविदों ने ऋग्वेद के अतीत के बारे में पता लगाया। ऋग्वेद कुछ संयुक्त समाज के रूप में है। यह वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, जो हमें लोगों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता मूल पाठ है और लगभग 10,600 छंदों में 1028 सूक्तों के साथ 10 पुस्तकों का संग्रहालय है। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृति में हुई है और इसकी रचना प्राकृतिक में नहीं हुई है। ठीक है, 200 साल से भी कम समय पहले ही इसकी रचना और छपाई के कई शताब्दियों तक लिखा गया। एक और अलग बात यह है कि वेदों से हमें अपनी अंतिम विरासत का ज्ञान मिलता है, जो लगभग सत्य है। तो हमारा 12 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है सॉरी। सेकंड है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो हमारे जो इसके विकल्प है वो होगा ऑप्शन सी, मतलब ए सही है, बी गलत है। ठीक है, कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है, इसका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित। अपने टोटल कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो कोर्ट ने हटा दिया गया है। अब कितने बच गए हैं? 6 बच गए हैं। अगर सीधा सीधा अनुच्छेद आ जाए तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देख कौन सा कहाँ है। पहला है समानता का अधिकार, कि सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, की सब हर लोग इंडिपेंडेंस है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कौन सा भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं भी पढ़ लिख सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहे तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा सकता है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 29 से 30। शैक्षिक अधिकार का मतलब है कि वो अपनी लैंग्वेज में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, एंड सांस्कृतिक का मतलब है कि वो अपने जो भी उसके त्यौहार हैं वो सब मना सकता है इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी में भी अगर उनका साथ अत्याचार हो रहा है तो वो इस अनुच्छेद का सहारा लेकर अधिक तो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का। अब देखो, मौलिक अधिकार भारत संविधान में निहित बुनियादी मानवीय अधिकार है जो सभी नागरिकों को गारंटी करते हैं, मतलब कि सभी नागरिकों को मिलते हैं। उन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। मतलब कि मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन न्यायालयों में लागू किए जा सकते हैं। इन अधिकारों को 2 कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। पहला, वे संविधान में निहित है जो उन्हें गारंटी के साथ देते हैं। सेकंड है, वे न्यायोचित है, उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल जो 23 टू 24 था, इस अधिकार का तात्पर्य मानव, बेगार व अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर यातायात का निषेध है। इसका तात्पर्य कारखानों में आदि में बच्चों के निषेध से है कि जो भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर फैक्ट्री में काम करता है तो उस पर कोर्ट एक्शन लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले में निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि जो फौजदारी कानून है वो क्या है, वो बताया गया है। पहला है, इससे सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको एफआईआर भी बोलते हैं, दर्ज कराई जाती है। सेकंड है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होगी। थर्ड ऑप्शन है, सबसे पहले पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई जाती है, इसके बाद अदालत में मामला जाता है। एंड फोर्थ है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे पहले पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होती है, इसके बाद अदालत में मामला जाता है। किसके बारे में है ये? फौजदारी कानून के बारे में। ठीक है, अब देख, ठीक है, ये देखिए,
अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। पुलिस एक महत्वपूर्ण कार्य अपराध के कमीशन के बारे में करती है। एक जांच में गवाहों के बयान दर्ज करती है, जितने भी वहाँ पे सबूत है उसको इकट्ठा करती है। जांच के आधार पर पुलिस को राय बनानी होती है। अगर पुलिस को लगता है कि सबूत आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करते हैं तो वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सबसे पहले एफआईआर होगी, उसके बाद अदालत में मामला जाता है। ठीक है। अब मेरा 14 क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय की जो राज्य की जो विधायिका अंग है वो क्या है, क्या कुछ है। पहला, देश का प्रत्येक नागरिक। सेकंड, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एंड फोर्थ है नागरिक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो अपना फोर्थ ऑप्शन है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही विधायिका होती है। ठीक है। विधायिका क्या है, एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है निकाय जो कानून बनाता है। लैग शब्द का अर्थ कानून है और लेचर का अर्थ स्थान है। जो व्युत्पत्ति के अनुसार विधायिका का अर्थ कानून बनाने का स्थान होता है। एक अन्य शब्द है जो विधानमंडल के पर्याय में रूप में प्रयोग किया जाता है, वह संसद होता है। सबको पता भी संसद क्या है। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द पार्ले से बना है, जिसका अर्थ है बात करना या चर्चा करना या विचार विमर्श करना। ठीक, संसद होती क्या है, जैसा लोग बैठ के बात करते हैं, विचार करते हैं, कानून बनाने के ऊपर बहस करते हैं, ये सब। अब देखो विधायिका क्या होती है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में विधायिका का बहुत विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों की सभा है और राष्ट्रीय जनमत और लोगों की शक्ति का प्रतिनिधि करती है। अधिकांश राज्यों में विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा होती है। ठीक है। इसका मतलब है कि राज्य में एक स्तरीय विधानमंडल है। कुछ राज्यों में राज्यपाल के अलावा विधायिका के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ सदन 2 होते हैं उसको विधायिका को द्विसदनीय कहते हैं। एक सदनीय मतलब जहाँ केवल विधानमंडल होती है, दूसरा जहाँ एक होती है जहाँ विधानसभा होती है, दूसरा जहाँ विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है। कुछ में है, कुछ में नहीं है। विधानसभा क्या होती है, प्रत्येक राज्य में, हर एक राज्य में विधानसभा तो होगी ही होगी, लेकिन विधान परिषद का ऑप्शन है कि ऑप्शनली है कि किसी में है किसी में नहीं है। ठीक है। यह राज्य के लोगों का प्रतिनिधि करती है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा एक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। मतलब कि जो भी अडल्ट है 18 से ऊपर वो सारे वोट डालते हैं। उनका चयन राज्य में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी अडल्ट नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है। अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेन ड्राइवर इज लाइफ ड्राइविंग, पानी की हर बूंद बचाओ। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जो सामाजिक विज्ञापन होते हैं वो क्या होते हैं, यह लोगों को बीमारियों, शिक्षा, स्वच्छता व अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए विज्ञापन को संदर्भित करता है। सेकंड है, यहाँ विज्ञापन जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कोई सामाजिक विज्ञापन नहीं है, क्योंकि इस विज्ञापन का मकसद है मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों की संख्या को जोड़ना। वे विज्ञापन राज्य में निजी एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं जिनका समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। मतलब ये है कि जो सामाजिक विज्ञापन है, जैसे अतिथि देवो भव, जो भी अपन को सामाजिक चीज़ों के बारे में बताता है उसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञापन। ठीक है। और जो अपनी कमाई के लिए जो ऐड करता है वो सामाजिक विज्ञापन में नहीं आता है। इसी के साथ भाई हमारे 15 क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। हम आगे फिर लेके आएंगे, जब तक सीटेट का पेपर नहीं होता हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के वहाँ से या तो एसएसटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो, या फिर हम लोग है ना कल से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं भाई, सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो करेंगे अपन डेली एक पेपर। ठीक है। तो आप प्लीज़ देखना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई, सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना। ठीक है। और हो सके तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।